इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन एलिस स्प्रिंग्स से और साल होता है सन 1975। यहाँ पर हमें रॉबिन डेविडसन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आई होती है। यहाँ पर उसने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला किया होता है और वो ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान को पार करने का। लेकिन रॉबिन के पास ना तो रहने की जगह है और ना ही पैसे है जिससे वो अपना सफर कर सके, इसीलिए वो टाउन में आती है। वो सबसे पहले अपने लिए काम ढूंढने में लग जाती है। रॉबिन ने कुछ खास लोगों को लेटर्स भी भेजे होते हैं जिसमें उसने अपने इस सफर का जिक्र भी किया होता है, लेकिन अभी तक उसको किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। कुछ दिनों के लिए उसे टाउन में काम मिल जाता है और रहने की जगह भी, मगर अपने सफर के लिए उसे 3 ऊंट भी चाहिए होते हैं। इसके अलावा जरूरी सामान और राशन भी। उसे ऊंट इसलिए चाहिए ताकि वो उसका भार उठा सके। रॉबिन जिसको भी अपने इस सफर के बारे में बताती है तो वो उसे पागल समझने लगते हैं। अब इसी टाउन में एक कैमल फार्म होता है जिसके मालिक का नाम कर्ट होता है। रॉबिन उसके पास जाती है और अपने इस सफर के बारे में उसे बताती है, लेकिन कर्ट इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। दरअसल रॉबिन ने उसे ऊंट मांगे होते हैं, लेकिन कर्ट उसे कहता है कि तुम्हारा ये प्लान एकदम बेकार है। रॉबिन कहती है कि 1935 में मेरे फादर ने अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट को पार किया था, वो तो बेकार नहीं था। लेकिन कर्ट फिर भी नहीं मान रहा होता। रॉबिन उसे समझाती है कि मैं एक मेहनती लड़की हूँ। तब कर्ट को एक ख्याल आता है। वो कहता है कि तुम 8 महीने मेरे लिए काम करो, वो भी बिना पैसों के। मैं तुम्हें ऊंट को काबू कैसे करना है ये सिखा दूंगा और 8 महीने के बाद मैं तुम्हें 2 ऊंट दे दूंगा। रॉबिन कहती है कि क्या हम कोई एग्रीमेंट साइन करें? तब कर्ट जवाब देता है कि नहीं, मैं वादे का पक्का हूँ। कर्ट की वाइफ उसे अपने घर में रहने के लिए कहती है, लेकिन रॉबिन बाहर ही अपना टेंट लगाती है। इन 8 महीनों में रॉबिन ऊंट के बारे में बहुत कुछ सीख जाती है। कर्ट कोई अच्छा इंसान नहीं होता, वो रॉबिन से बहुत काम लेता है। साथ ही वो रॉबिन को बिना जूतों के चलने के लिए भी कहता है ताकि उसके पैर पथरीली जमीन को झेल सके। रॉबिन को नर ऊंटों के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, लेकिन इन्हें काबू करना बहुत मुश्किल है। पर इन 8 महीनों में रॉबिन उन्हें काबू करना भी सीख जाती है। अब वक्त पूरा होने के बाद रॉबिन कर्ट से 2 ऊंट मांगती है जैसा कि उसने वादा किया था, लेकिन कर्ट अपने वादे से मुकर जाता है और उसके बाद रॉबिन को वो अपने घर से भी निकाल देता है। रॉबिन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रॉबिन को एक टूटा हुआ घर दिखता है और वो उसे अपना घर बना लेती है। यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम सैली होता है। उसके पास भी ऊंट होते हैं। इसकी फैमिली कई सालों से ऊंट पालने का काम करती है। रॉबिन उससे मिलने जाती है। वो उसे अपने सफर के बारे में बताती है और कर्ट ने जो उसके साथ किया है वो भी उसे बताती है। दरअसल सैली एक अच्छा इंसान होता है। वो रॉबिन को सलाह देता है कि शायद तुम्हें अपना फैसला बदल लेना चाहिए, क्योंकि जिस सफर की तुम बात कर रही हो उसमें शायद तुम मारी जाओ। सैली उसे 1 महीने काम के बदले में उसे 1 ऊंट देने के लिए मान जाता है। रॉबिन को 3 ऊंट चाहिए होते हैं, लेकिन इसके बदले उसे यहाँ पर 3 महीने के लिए काम करना होगा जो वो खुशी से करना चाहती है। इसके बाद रॉबिन सैली से ऊंटों के बारे में बहुत कुछ सीख जाती है। अब कुछ टाइम बाद रॉबिन से कुछ दोस्त मिलने आते हैं। वो जब रॉबिन को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो रॉबिन को सलाह देते हैं कि वो अपने इस सफर को कम कर ले, लेकिन रॉबिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है क्योंकि वो एक अलग इंसान होती है जो दुनिया की भीड़ भाड़ और लालच से दूर रहना चाहती है। इन्हीं में से एक फोटोग्राफर होता है जिसका नाम रिक है। दरअसल रिक ने ही रॉबिन को ये सलाह दी थी कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल वाले तुम्हारे सफर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि रॉबिन को पैसों की भी जरूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगली सुबह रॉबिन के दोस्त चले जाते हैं। अब 1 महीना काम करने के बाद सैली उसे 1 ऊंट दे देता है। कुछ दिनों बाद रॉबिन को पता चलता है कि वो ऊंटनी प्रेग्नेंट है। रॉबिन फैसला करती है कि वो थोड़ा इंतजार करेगी। इसके बाद वो फिर से कर्ट के फार्म पर जाती है ताकि वो उसे अपने 2 ऊंट ले सके, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि कर्ट ने अपना फार्म किसी और को बेच दिया है। रॉबिन ऊंटों के सौदे के बारे में डेविड नामी आदमी से बात करती है, लेकिन वो आदमी रॉबिन की बात नहीं मानता और कहता है कि कर्ट ने मुझे किसी सौदे के बारे में नहीं बताया। दरअसल ये आदमी यहाँ पर नया होता है और जब रॉबिन देखती है कि उसे ऊंट नहीं संभाले जा रहे हैं तो वो उसकी मदद करती है और उसके बाद वो आदमी रॉबिन को ऊंट दे देता है, जिससे रॉबिन को बहुत खुशी होती है और वो नेशनल जियोग्राफिक वालों को लेटर लिखती है जिसमें वो अपने सफर के बारे में बताती है और साथ ही रॉबिन को स्पॉन्सरशिप की उम्मीद भी होती है। अब सफर पर निकलने से कुछ दिन पहले सैली रॉबिन को बोलता है कि अगर उसे कोई नर ऊंट अपनी तरफ भागता हुआ दिखाई दे तो वो एक पल के लिए भी ना सोचे और उस ऊंट को शूट कर दे। सैली अपनी तरफ से रॉबिन को एक गन भी देता है। रॉबिन ने अपने फादर और सिस्टर को एक लेटर भी लिखा होता है कि वो कुछ दिनों में ही अपने सफर पर निकल जाएगी। असल में रॉबिन की सिस्टर शादीशुदा होती है, इसीलिए वो रॉबिन के लिए भी यही चाहती है कि वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजारे, लेकिन रॉबिन उससे अलग होती है। कुछ दिनों बाद रॉबिन को नेशनल जियोग्राफिक वालों की तरफ से एक खबर मिलती है जिसमें वो स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार होते हैं, मगर उनकी कुछ शर्तें होती हैं जिसमें उनका एक फोटोग्राफर जो उसके सफर के दौरान उसकी तस्वीरें लेगा, लेकिन वो फोटोग्राफर कोई और नहीं बल्कि रॉबिन का दोस्त रिक होता है। इसके बाद रिक
रोबिन के लिए सफर का कुछ जरूरी सामान ले आता है और इसके बाद वो दिन आ जाता है जब रोबिन को अपने सफर के लिए निकलना होता है। वो अपनी फैमिली और सैली से अलविदा कहती है। यहाँ पर वो ऊँटनी जो कि प्रेग्नेंट थी वो भी अब माँ बन चुकी है। रोबिन ने अपने तीनों ऊँटों पर सामान रख दिया होता है और ऊँटनी का बच्चा भी अपनी माँ के साथ चल रहा होता है और साथ ही रोबिन का कुत्ता भी इस सफर में उसके साथ होता है। रास्ते में कुछ छोटे गाँव आते हैं और जहाँ भी रोबिन रुकती है तो रिक रोबिन की तस्वीरें ले लेता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये कहानी न्यूज़पेपर पर आने लगती है। 29 दिन तक वो लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है और अब उसके रास्ते में माउंट ओल्गा पार्क आता है, लेकिन पार्क रेंजर्स उसे अंदर जाने नहीं देते। इसका मतलब रोबिन को घूमकर दूसरी तरफ से जाना होगा, मतलब कि सफर अब और भी लंबा होगा। इसके बाद वो वहीं पर ही रात बिताती है। माउंट ओल्गा के करीब रिक उसकी कुछ तस्वीरें लेता है और अगले दिन रोबिन अपना सफर शुरू कर देती है। रिक कभी कभार ही उसे मिलता है। असल में रोबिन को तस्वीरें लेना पसंद नहीं होता, लेकिन रिक हर वक्त उसकी तस्वीरें खींचता रहता है। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और रिक रोबिन की मदद करने के बजाय उसके फोटोज निकाल रहा होता है, जो बात रोबिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। रोबिन अपना सफर जारी रखती है। इस सफर में कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल होते हैं तो कुछ दिन बहुत अच्छे। ऐसा करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। रोबिन के ऊँट अभी तक सही सलामत होते हैं, लेकिन रोबिन बहुत थक गई होती है और साथ ही बहुत कमजोर भी। अब एक दिन जब वो सोकर उठती है तो उसके सभी ऊँट गायब होते हैं। वो काफी परेशान हो जाती है और वो उस रेगिस्तान में अपने ऊँटों को ढूंढने लगती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे अपने ऊँट मिल जाते हैं और उसके बाद वो अपना गुस्सा अपने ऊँट पर निकालती है। अब इसके बाद वो एक गाँव में पहुँचती है। रिक और उसका एक साथी वहाँ पर रोबिन का इंतजार कर रहे होते हैं। वो 1-2 दिन इसी गाँव में बिताती है। अगले दिन रोबिन को बताया जाता है कि उसके रास्ते में एक ऐसा इलाका आएगा जहाँ के लोग उस जमीन को पाक मानते हैं और किसी बाहरी औरत को वहाँ जाना मना है। इसका मतलब कि रोबिन को फिर से घूमकर जाना होगा। इसके बाद रोबिन ना चाहते हुए भी लंबे रास्ते को चुनती है। ये रास्ता इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पर रोबिन की जान भी जा सकती है, लेकिन रोबिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। एक दिन जब वो रास्ते में आराम करने के लिए बैठती है तो उसे 3 नर ऊँट अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं। तभी वहाँ पर रोबिन को सैली की बात याद आ जाती है और तभी वो अपनी गन निकालती है और उनमें से 2 ऊँटों को मार देती है। हालांकि ये करते हुए उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ रही होती है तो रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है जहाँ पर वो अपने जानवरों को और खुद को भी नहाती है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। इनमें से 3 आदिवासी और एक ऑस्ट्रेलियन होता है। इस आदमी का नाम जोसेफ होता है। रोबिन जब अपने सफर के बारे में इन्हें बताती है तो उन्हें काफी हैरानी होती है। जोसेफ कहता है कि जो रास्ता तुमने चुना है वहाँ पर गहरी खाइयां हैं, तुम वहाँ पर भटक जाओगी। रोबिन उसे बताती है कि मैं सीधे रास्ते से नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ के लोग जमीन को पाक मानते हैं। तब जोसेफ रोबिन की मदद करता है। वो अपना एक आदिवासी साथी जिसका नाम एडी है वो इस सफर में रोबिन का साथ देता है। इस आदिवासी को थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। वो अपनी लैंग्वेज में उसे बातें भी करता है। अब ये आदमी कुछ दिन रोबिन के साथ होता है। इसके बाद रास्ते में रोबिन की मुलाकात एक मशहूर ट्रैवलर से होती है जिसका नाम ग्लेंडल होता है। रोबिन उसके साथ रहती है और उसे अपने सफर के बारे में बताती है। साथ ही उसे एक मदद भी मांगती है। वो उसे कहती है कि मेरा एक लेटर है जो वो नेशनल जियोग्राफिक वालों को भेजते हैं क्योंकि रोबिन को कुछ सामान की जरूरत होती है। अब एडी यहाँ से वापस जाना चाहता है क्योंकि उसका सफर यहीं तक था, लेकिन रोबिन उससे और मदद मांगती है। एडी अपने जूतों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इस लंबे सफर के लिए ये मेरे जूते सही नहीं है। तब रोबिन ग्लेंडल से उसे जूते लेकर देती है। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। एक दिन कुछ टूरिस्ट उनके रास्ते से गुजर रहे होते हैं। रोबिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई उसकी तस्वीर ले, इसीलिए वो उनके लिए नहीं रुकती और आगे बढ़ जाती है। रोबिन अब कैमल लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी है, इसीलिए हर कोई उसे कैमल लेडी कहता है। अगले सीन जब एडी कैंगरू का शिकार करके लाता है तो रोबिन उस कैंगरू को काटने वाली होती है, लेकिन तभी एडी उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, यानी कि औरत किसी जानवर को नहीं काट सकती। 20 दिन के बाद रोबिन और एडी एक और गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर रिक इनका इंतजार कर रहा होता है और अब एडी का सफर यहीं खत्म हो जाता है क्योंकि वो इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन आगे रोबिन के रास्ते में एक ऐसा रेगिस्तान आने वाला होता है जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता। रिक रोबिन से कहता है कि मैं कोशिश करूंगा हर एक जगह पर तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करूं। कुछ दिनों के बाद रोबिन उस रेगिस्तान में कदम रख देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं होती। उसका दिमाग काम करना छोड़ रहा होता है और साथ ही उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही होती हैं। एक दिन वो अपना कंपास खो देती है और काफी ढूंढने के बाद उसे कंपास तो मिल जाता है, लेकिन वो अपनी यादों में ही खो जाती है। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं, आगे बढ़ती रहती है और एक दिन वो एक घर के सामने पहुंच जाती है। वो काफी देर तक वहाँ पर खड़ी रहती है। उसे लग रहा होता है कि ये भी उसका वहम है, मगर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत आती है और उसे अपने घर में ले आती है। वो लोग उसे खाना भी देते हैं और नहलाते भी हैं। उन्हें जब पता चलता
है कि रोबिन इतना बड़ा सफर करके यहाँ पहुंची है तो ये काफी हैरान हो जाते हैं। अब कुछ दिन रोबिन वहीं पर रहती है और उसके बाद वो फिर से अपने सफर पर निकल जाती है। एक दिन उसका कुत्ता प्यास की वजह से जहर पी लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। रोबिन को अपना डॉग खोने पर बहुत दुख होता है, वो बहुत ही टूट जाती है क्योंकि बचपन में भी उसने अपने कुत्ते को खो दिया था। और रोबिन अब अपनी मंजिल के बहुत करीब होती है, वो एक जगह पर रुकती है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स आते हैं क्योंकि रोबिन के सफर के बारे में सबको पता चल चुका है, इसीलिए वो उससे मिलने आते हैं और बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं। लेकिन रोबिन किसी से भी मिलना नहीं चाहती, वो बहुत दुखी होती है। रोबिन ने तकरीबन अपना सफर पूरा कर लिया होता है। कुछ दिन वो और रिक एक गांव में रहते हैं। इसके बाद वो अपने इस लंबे सफर को पूरा कर लेते हैं। रिक समंदर के किनारे उसका इंतजार कर रहा होता है और रोबिन उसे अपने गले से लगा लेती है। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।